जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं केमिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज एमसीक्यू को। और इसमें अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। काफी शानदार टॉपिक है, हर एग्जाम्स में टॉपिक पूछा जाता है। तो इस टॉपिक के मैंने पार्ट 2 आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके पार्ट 3 को, जैसा आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, काफी शानदार टॉपिक माना जाता है। हर एग्जाम्स में, हर शिफ्ट में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है और उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चन की श्रृंखला में कंप्लीट कर रहे हैं। इसके 2 पार्ट में पढ़ा चुका हूं। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग केमिकल रिएक्शन को लेकर जो इसके 2 पार्ट है वो हम लोग जाके देख लें। तो केमिकल बॉन्डिंग के जो प्रीवियस 2 पार्ट है वो आप लोग यहाँ पर जाके देख लें, ताकि आज का पार्ट 3 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग शुरू कर लेते हैं पार्ट 2 के होमवर्क वाले क्वेश्चन से, जो मैंने आप लोगों को दिया था। हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने दिया था, ये क्वेश्चन था, इनमें से किसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता। आपको बताना है हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता, ऐसा कौन सा कंपाउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन था मीथेन, पानी। यहाँ H2O दिया गया है, NH3 अमोनिया, और HCOOH, जिसे हम लोग मेथनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जुड़ने में एक तत्व जो होगा वो क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक तत्व माना जाएगा। अगर दो एटम्स में कोई एक एटम्स क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहाँ विद्युत ऋणात्मक बंध या हाइड्रोजन बंध आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ, अगर सबसे पहले देखें हम कार्बन और हाइड्रोजन, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है। तो आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ अगर फ्लोरीन जुड़ रहा है या फिर ऑक्सीजन जुड़ रहा है या नाइट्रोजन जुड़ रहा है, जुड़ने वाले दो एटम्स में से एक एटम अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का होता है, तो वहां हाइड्रोजन बंध देखने को मिल सकता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन में आपको इनमें से किसी प्रकार का कोई एटम नहीं दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ अभी पेंडिंग हम लोग रख लेते हैं। H2O के अंदर ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, NH3 नाइट्रोजन देखने को मिल रहा है, वही COOH में ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, यानी इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। और इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जहां हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होगा। सही जवाब होगा मिथेन, यानी मिथेन CH4। तो हम लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन समझ में आ गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। आपको ये देखना होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल वही संभव है जहां एक जुड़ने वाला एटम्स क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो चलिए आज के पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ में। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने काफी शानदार क्वेश्चन है। तो आप लोगों को कॉपी और पेन लेकर बैठना है और इसके जवाब मुझे देना है। और आप लोग ये भी जज करें कि आज के 20 क्वेश्चन में आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा तत्व उच्चतम संयोजकता प्रदर्शित करता है, आप लोगों को बताना है। देखिए, पूछा गया है कि हाईएस्ट वैलेंसी यहाँ पर दिए गए एलिमेंट में किसकी होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। बेरिलियम दिया गया है, बेरिलियम इसका नाम है, बेरिलियम। और दिया गया बोरॉन, बोरॉन। यहाँ पर दिया गया कार्बन। और एक ऑप्शन हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 है, जिसका नाम है ऑक्सीजन। तो ये 4 अलग अलग प्रकार के जो एलिमेंट है हम लोगों को देके रखे हैं। हाईएस्ट वैलेंसी आप लोगों को बताना है कि वैलेंसी हाईएस्ट किस में होगी, ये आप लोगों को यहाँ पर शो करना है। देखिए, संयोजकता होती क्या है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई भी मेरे पास एक नाइट्रोजन एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, और अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना चाहूं तो 1s2 2s2 और 2p3 हो जाएगा, क्योंकि 7 टोटल इलेक्ट्रॉन है। हम उन 7 इलेक्ट्रॉन को 1s2 2s2 और 2p3 के अंदर बिठा सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे होंगे ध्यान से कि पहली सेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है और दूसरी सेल में यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है कि अगर कोई तत्व अपने अंतिम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखना चाहे तो वो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 8, और इसी को हम लोग बोलते हैं अष्टक नियम। अष्टक नियम के अकॉर्डिंग ये होगा कि कोई भी तत्व अपने अंतिम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। इस बात को आपको समझना है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसके अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, और 5 इलेक्ट्रॉन के लिए नाइट्रोजन को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, ताकि इसका अष्टक पूरा हो जाए। यानी ये क्या करेगा, ये n-3 करेगा। इसलिए हम लोग नाइट्रोजन के आयन को जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो हम लोग इसे n-3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको ये जानकारी समझ में आनी चाहिए। तो डियर, मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया है कि जो नाइट्रोजन होता है उसे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ नीड होते हैं अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए। तो इसका मतलब संयोजकता यहाँ पर इसका -3 होगा। आप ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन को यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या करेगा, ये अपने अष्टक को पूरा करेगा।
उसी प्रकार अगर हम लोग सोडियम को देखते हैं तो सोडियम यानी Na, एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इस एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, दान करेगा, और इलेक्ट्रॉन दान करने के बाद में ये Na पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बना लेता है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि सोडियम के पास में आपको विशेष ध्यान रखना है कि सोडियम के पास में जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको दान करेगा और अपना स्ट्रक क्या करेगा, ये पूरा करेगा। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैलेंसी का डिफिनेशन क्या होगा, संयोजकता क्या होती है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि किसी भी परमाणु को अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना होगा या जितने इलेक्ट्रॉन को दान करना होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी वैलेंसी के नाम से जानते हैं या संयोजकता कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जितने इलेक्ट्रॉन का दान किया जाए या जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाए वही उसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। तो आप सभी को यहां से ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर अधिकतम वैलेंसी किसकी होती है। तो डियर, अगर हम लोग बेरिलियम को देखें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम यानी एटॉमिक नंबर इसका 4 होता है, और 4 के लिए हम लोग 2 और 2 लिखेंगे, यानी यहाँ पर जो वैलेंसी होगी इसकी क्या हो जाएगी, 2। अगर बोरॉन की बात करें 5, तो 2 और 3 यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है, 3। कार्बन को देखें हम लोग तो कार्बन की बात करते तो 2 और 4, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 6 होगा तो इसकी वैलेंसी हो जाती है 4, यानी अभी तक जो दिए गए ऑप्शन है इसमें कार्बन सबसे हाईएस्ट वैलेंसी वाला एटम होगा। और ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ टोटल 8 होते हैं, 2 और 6। और अगर वैलेंसी की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी कि -2 इसकी वैलेंसी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 4 वैलेंसी। यानी दिए गए सभी ऑप्शन में कार्बन सभी बिल्कुल सही जवाब हो जाना है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए, वैलेंसी का मतलब है कि कार्बन को बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन की इसको नीड होती है, तो यह सहसंयोजी बंध बनाता है, क्योंकि कार्बन जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वह सहसंयोजी बंधों का ही निर्माण करते हैं और अपना अष्टक को पूर्ण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 समझ लेते हैं। यहां पर दिया गया है Li2 और CaF2। तो क्या यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। Li2O और CaF2 में क्रमशः किस प्रकार का बंध होगा, यानी कि यहाँ पर लिथियम की क्रिया ऑक्सीजन से लिथियम का ऑक्साइड बना हुआ है और यहाँ पर कैल्शियम का फ्लोराइड बना हुआ है। इन दोनों में अगर हम लोग देखें तो ध्यान पूर्वक देखिएगा डियर, कि यहाँ लिथियम और ऑक्सीजन, यानी यहाँ एक मेटल हुआ और एक नॉन मेटल हुआ, एक मेटल हुआ और एक नॉन मेटल हुआ, तो यहाँ जो बंध बनेगा वो बनेगा आयनिक बंध। और सेकंड में अगर हम लोग देखें कैल्शियम और फ्लोरीन में, तो कैल्शियम भी यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन के साथ में एक मेटल होता है और फ्लोरीन एक प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व होने के कारण ये नॉन मेटल होगा, और नॉन मेटल होने की वजह से यहाँ पर भी आयनिक बंध मिलेगा। यानी इन दोनों यौगिकों में आयनिक कंपाउंड, ये दोनों आयनिक कंपाउंड है और इनमें आयनिक बंध मिलेगा, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा आयनिक और आयनिक। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोला गया था कि पहले ऑप्शन में आयनिक बंध होगा और दूसरे में भी आयनिक होगा, तो आयनिक सहसंयोजी भी दिया गया था, तो ये सभी रॉन्ग स्टेटमेंट हमारे लिए हो जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी के सामने कि एक सॉलिड एक विद्युत का कुचालक है, जो जल में डालने पर सुचालक हो जाता है, वह होगा। यहाँ पर आपको बताना है, ये 18 यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है, आपको ये केवल बताना है कि एक सॉलिड है जो एक्स विद्युत धनात्मक विद्युत का कुचालक है और जल के अंदर जैसे डाला जाता है तो ये सुचालक हो जाता है। आपको बताना है वह कौन हो सकता है। तो डियर, ऐसा आप लोगों को यहां पर समझना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझें आप। देखिए, एक्स कोई विद्युत का बैड कंडक्टर है और बैड कंडक्टर, और जब इसे हम लोग जल के अंदर डालते हैं तो ये कंडक्टिविटी दिखाता है, तो वह कौन होगा। आप सभी ने आयनिक बंध को अच्छे से पढ़ा है, आयनिक यौगिकों को भी अच्छे से पढ़ा है, और आयनिक यौगिकों में मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देने वाला हूं आज NaCl का। जैसे ही NaCl को हम लोगों ने, NaCl जब सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी कि अगर हम लोग इसको ठोस अवस्था में देखें तो NaCl या नमक विद्युत का कुचालक ही होता है। यदि हमने इस NaCl को जल के अंदर घोल दिया तो यहाँ Na+ और Cl- आयन बनेगा, और Na+ और Cl- आयन के साथ में ये जल के अंदर आयनों का निर्माण करेगा, और जल के अंदर जितने ज्यादा आयनों का निर्माण होगा जल उतना विद्युत का सुचालक होगा। इसका मतलब होता है कि जो विद्युत के कुचालक होते हैं ठोस अवस्था में और जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, इनमें आयनिक कंपाउंड ही होंगे। यानी यहाँ पर हम लोग देखेंगे धात्विक ठोस, आयनिक ठोस। इसका सही जवाब हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी।
तो देखो उपसंयोजी बंध होते हैं, उपसंयोजी ठोस होंगे, ये सामान्य ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं और द्रव अवस्था में ये विद्युत के क्या हो जाएंगे, कुचालक हो जाएंगे। आपको सही जवाब इस प्रश्न का देना है ऑप्शन नंबर बी को लेकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। N2 अणु के बनने में कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, आप लोगों को बताना है कि नाइट्रोजन अणु के बनने में कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखें तो नाइट्रोजन के पास में 1s2, 2s2 और 2p, यहां पर हो जाएगा 2p4। ठीक है 2p4, चलिए 2p3 होने वाला है क्योंकि यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट होते हैं, तो p सब सेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रवेश करेंगे। 1s2, 2s2, 2p3 यहाँ पर हो जाएगा, यानी 4 और 3 7। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये हो जाएंगे 5। अब हम लोग नाइट्रोजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन को हम लोगों को बिठाना है, और 5 इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार यहाँ पर शामिल होंगे, यानी यहाँ पर एक लॉन पेयर होगा नाइट्रोजन के पास और 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब ये नाइट्रोजन N2 बनाएगा, N नाइट्रोजन है और N एक N के साथ फिर जुड़ेगा, तो इस नाइट्रोजन के पास में भी एक लॉन पेयर और 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इस नाइट्रोजन के पास भी 3 लॉन पेयर और एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अगर हम लोग देखें, देखिए यहाँ का मैटर ये पूरा अलग है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। आप अगर देखोगे तो यहाँ पर जब साझेदारी होती है तो ये इलेक्ट्रॉन इससे साझा करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन साझा करेगा और ये इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग का निर्माण होता है। और ट्रिपल बॉन्डिंग का जब निर्माण होगा तो ये नाइट्रोजन का अष्टक पूर्णा कुछ इस प्रकार से होगा और कुछ इस प्रकार से होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ के साझा और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ के साझा, यानी कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में होती है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाने वाला है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, यानी नाइट्रोजन एक द्विपरमाणिक एटम्स होता है जिसके अंदर 2 परमाणु होते हैं, N2 के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं इसे, तो इसमें कुल 6 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। जो बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है। आपको एक क्वेश्चन में आपको देके जा रहा हूं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में यानी O2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका जवाब देना है। चलिए तो यहां क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सही जवाब हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया कि किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होती है, आपको बताना है। बॉन्ड एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी, बॉन्डिंग को लेकर काफी शानदार प्रश्न है, पूछा जाता है किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होती है। बंध ऊर्जा का मतलब समझिएगा, अगर किन्हीं 2 एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर किन्हीं 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो यहाँ पर द्विबंध बनता है। और अगर किन्हीं 2 एटम्स के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जानकारी समझ पाए। देखिए ये जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, ये सहसंयोजी बंधों में ही बनते हैं, यानी कोवेलेंट बॉन्ड में ही बनते हैं। तो हमें यहाँ पर देखना है कि जो सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्डिंग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड में भी बनेगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। परंतु आप लोगों को यहाँ पर बंध ऊर्जा पूछा गया है, तो बंध ऊर्जा का मान किसका अधिकतम होगा तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में कोई बॉन्ड मैंने यहाँ पर बनाया है, और आपको पता है कि ये जो बॉन्ड होता है ये एक आयनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है आयनिक बॉन्ड, यानी कि सबसे प्रबल बंध आयनिक बंध माना जाता है। अब मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है ये बहुत ज्यादा प्रबल बॉन्डिंग मानी जाती है, तो इनका जो आयनिक ऊर्जा का मान होता है, यानी कि बंध ऊर्जा, ये सबसे ज्यादा होगा। आपको इस बात को समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से लेकर। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि बंध ऊर्जा अधिकतम होगी। तो डियर मैंने बोला है कि अगर ये बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बने तो यहाँ जो बंध ऊर्जा होगी वो अधिकतम होगी। तो यहाँ हम ऑप्शन देख लेते हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, धात्विक बंध या हाइड्रोजन बंध। तो बंध ऊर्जा अधिकतम होती है आयनिक बंधों की। आयनिक बंध में जो बंध ऊर्जा का मान होगा वो अधिकतम होता है, क्योंकि ये बंध एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बने होते हैं। अगर हम लोग धीरे धीरे बॉन्ड को बढ़ाते हैं, सहसंयोजी, उपसंयोजी, तो इनका जो बंध ऊर्जा का मान है वो आयनिक ऊर्जा के, आयनिक बंध के कंपेयर में थोड़ा कम होता चला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब हम लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को देखा। अगला क्वेश्चन है,
सहसंयोजक बंध में ध्रुवणता, ध्रुवणता का मतलब होगा पोलरिटी का कारण क्या होगा आपको बताना है। यहाँ पर दिया गया कि कोई भी दो सहसंयोजी बंध है। अब सहसंयोजी बंध में एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं पानी का, H2O का, यानी एक ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ ध्रुवणता का प्रमुख कारण हम लोग देखेंगे, तो ध्रुवणता का प्रमुख कारण यहाँ पर क्या हो जाना है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि विद्युत विद्युत ऋणात्मक तत्व माना जाता है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये विद्युत ऋणात्मक तत्व माना जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर पार्सली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ भी पार्सली नेगेटिव चार्ज और पार्सली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि साझेदारी तो होगी पर यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों का झुकाव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर दो ध्रुव बन जाते हैं, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ध्रुवणता। तो ध्रुवणता का प्रमुख कारण यहाँ पर माना क्या जाएगा, विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही जवाब आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाना इस प्रश्न के लिए। काफी शानदार प्रश्न था, एग्जाम में आने की पूरी संभावना इस क्वेश्चन की है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इनमें बोला गया है, आज थोड़ी तबीयत खराब है, फिर भी हम क्लासेस हमारी कंटिन्यू चल रही है क्योंकि हमारी एग्जाम्स बिल्कुल पास में है और हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए इनमें से निम्न अणुओं में दो क्रमिक कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी सबसे अधिक किसमें होती है, आप लोगों को बताना है। तो इनमें से दो क्रमिक कार्बन, यानी कि अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो की दूरी सबसे अधिक किसमें होगी, तो दूरी को हम लोगों को बताना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग C2H6 की बात करते तो कार्बन और कार्बन के बीच बीच की बात करते तो यहाँ 6 हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग इसका जो कंपाउंड का नेम दोगे तो ये कंपाउंड मेथ एथ एथ हो गया, और सिंगल बॉन्डिंग के साथ जुड़े तो इसे हम लोग एथेन के नाम से जानते हैं, एथेन के नाम से जानते हैं। ये एथेन हो गया। जहां पर दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, यानी कि एकल बंध देखने को मिल रहा है एथेन के अंदर। अगर हम लोग बात करते हैं दूरी की बात करें तो ये दूरी यहाँ पर जो है दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड को लेकर देखेंगे। C2H4 की बात कर लेते हैं। तो C2H4 में यहाँ पर दो कार्बन है और H4 है, तो यहाँ टू हाइड्रोजन और कार्बन की दो वैलेंसी कंप्लीट होगी किसके साथ में, डबल बॉन्ड के साथ में। ये हमारा पहला ऑप्शन था, ये हमारा दूसरा ऑप्शन था। देखिए यहाँ पर जो कार्बन कार्बन के बीच में बंध है, यह बंध हो गया डबल बॉन्ड हो गया। अब अगर हम लोग देखें कि सिंगल बॉन्ड में जो बंध की दूरी होती है थोड़ी सी ज्यादा होती है। आप ये समझ लीजिएगा कि इसे हम लोगों ने सिंगल बॉन्डिंग से बांधा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से दो कार्बन बंधे हुए, तो ये थोड़ा सा दूरी पर स्थित होते हैं, यानी दो कार्बन के बीच में दूरी जो है वो ज्यादा होती है। वही अगर हम लोगों ने इसको डबल बॉन्ड से बांधा तो इनकी दूरियां और कम हो जाती है। अगर हम लोग C2H2 की बात करें, C2H2 की बात करें तो C2H2 यानी यहाँ पर दो कार्बन है और यहाँ दो हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, परंतु हम लोग देखेंगे कि इस कार्बन की जो वैलेंसी है केवल एक वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, अभी तीन वैलेंसी इसकी बची है, तो ये तीन वैलेंसी ट्रिपल बॉन्ड बनाकर इस कार्बन से कंप्लीट करेगा। तो आप लोग ये देख पा रहे हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH बना, यानी C2H2 यहाँ पर बन जाता है। तो आप यहाँ देखोगे कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड में जो बंध दूरी होती है वो और भी कम हो जाती है। देखिए सिंगल बॉन्ड से हम लोगों ने बांधा है, फिर डबल बॉन्ड से बांधा है और ट्रिपल बॉन्ड से बांधा है। तो ट्रिपल बॉन्ड में जो बंध दूरी होती है या बॉन्ड जो डिस्टेंस होती है बॉन्ड के बीच का, वो थोड़ा कम हो जाता है। C6 से H6 की बात करते हैं तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, थोड़ा ये अलग हो जाएगा। आप इन तीनों में से देखिए तो इसमें जो बंध दूरी सबसे अधिक किसमें होगी, तो बंध दूरी का मान सबसे अधिक पूछा गया है तो ये होगा दो कार्बन के बीच में, यानी C2H6 के बीच में, एथेन के बीच में। सबसे अधिक दूरी किसमें होगी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और सबसे कम दूरी किसमें होगी, तो C2H2 के अंदर सबसे कम दूरी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन अणु में ट्रिपल बॉन्डिंग पाया जाता है। यहाँ पर आप ट्रिपल बॉन्डिंग कर लीजिएगा कि नाइट्रोजन अणु में ट्रिपल बॉन्ड एन में नाइट्रोजन परमाणु के मध्य स्थित त्रिबंध में क्या होता है, आपको बताना है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, इस ट्रिपल बॉन्डिंग में यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये सिग्मा पाई बॉन्ड यहाँ पर पूछा गया है, सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड दिया गया है, 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड कर लीजिएगा। एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर दिया गया है, और 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर दिया गया है। तो आपको बताना है कि यहाँ क्या होगा,
क्या होगा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में देखिए सहसंयोजी बंधों में हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड को देखते हैं, तो मैं फटाफट इसकी जानकारी आप लोगों को दे देता हूं। अगर किसी के पास वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर कोई सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एटम दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि सहसंयोजी बंध में सिंगल बॉन्ड में अगर बनेगा तो यहाँ एक सिग्मा बंध ही होगा। अगर दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्डिंग का निर्माण हो रहा है तो इनमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। डबल बॉन्ड में कोई भी एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। अगर ये दो एटम एक दूसरे से बॉन्डिंग कर रहे हैं और ट्रिपल बॉन्डिंग का निर्माण कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्डिंग में एक सिग्मा और ये दो पाई का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। ट्रिपल बॉन्डिंग में एक सिग्मा दो पाई, डबल बॉन्डिंग में एक सिग्मा एक पाई और सिंगल बॉन्डिंग में केवल सिग्मा बंध ही प्रेजेंट होता है। तो हम लोग नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग है डियर, और ट्रिपल बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पर एक सिग्मा बंध होगा और ये जो दो बंध आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या होंगे? दो पाई बंध होंगे। तो हमारा सही जवाब हम लोग देख लेते हैं, एक सिग्मा दो पाई, एक सिग्मा और दो पाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आपको नोट्स में प्रॉपर वे में इसको राइट करना है कि अगर ट्रिपल बॉन्डिंग होती है तो उसमें एक सिग्मा दो पाई, और अगर डबल बॉन्डिंग होती तो एक सिग्मा एक पाई, और सिंगल बॉन्डिंग होती तो ओनली एक सिग्मा बॉडी उसमें प्रेजेंट होगा। चलिए बढ़ लेते हैं हम लोग, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 क्वेश्चन है कि बर्फ में एक जल के अणु द्वारा बनने वाले अधिकतम हाइड्रोजन बंधों की संख्या कितनी होती है? बर्फ में एक अगर देखा जाए जल के अणु द्वारा बनने वाले अधिकतम हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, तो आप लोगों को यहाँ पर इसकी जानकारी मुझे देना है। यानी अगर हम H2O की बात करते हैं, H2O की बात करते हैं तो H2O में अगर आप लोग देखोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को बताना है कि इस H2O में कितने अधिकतम हाइड्रोजन बंधों की संख्या हो सकती है। हाइड्रोजन बंध कौन बनाएगा? तो हाइड्रोजन बंध कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बनाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ बर्फ की स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर डियर आप लोग देखोगे कि यहाँ एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ भी ऐड हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और बाकी यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और यहाँ भी एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। यहाँ इनके साथ में जो बॉन्डिंग बनेगी हाइड्रोजन को लेकर या हाइड्रोजन को लेकर बॉन्डिंग बनेगी, तो इसे कुछ कुल मिलाकर एक दो तीन चार चार प्रकार के जो बॉन्ड है वो यहाँ पर निर्मित होते हैं। अगर हम लोग देखें तो यहाँ आप इसको यहाँ हाइड्रोजन बिठा सकते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन बिठा सकते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरे किसी अणु के नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों को देखने को मिल सकती है। चार हाइड्रोजन, चलिए मैं इसकी स्ट्रक्चर फिर से बना देता हूं। यहाँ पर चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ भी एक जल के अणु की बात करें और यहाँ भी एक जल के अणु की बात करें तो बर्फ का स्ट्रक्चर जल के अणुओं में, तो यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ के हाइड्रोजन से और ये हाइड्रोजन इस प्रकार से यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जल के एक अणु में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी होगी? तो यहाँ 1, ये 2, यहाँ हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी 4। तो इस प्रकार यहाँ चार हाइड्रोजन बंधों की संख्या देखने को मिलेगी, जो बिल्कुल सही जवाब इस क्वेश्चन का होना है आपके लिए। ठीक है, तो बर्फ से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 10, NH3 का क्वथनांक पीएच3 की तुलना में अधिक होता है क्योंकि? तो आपको यहाँ पर दिया है जो NH3 होता है अमोनिया, उसका क्वथनांक देखें बॉइलिंग पॉइंट वो पीएच3 से अधिक होगा। तो क्यों होगा, इसका प्रमुख कारण क्या है? देखिए इन दोनों में अगर हम लोग देखें तो NH3 का अणुभार अधिक होता है, यानी मोलिकुलर वेट अधिक होगा। NH3 में छाता प्रतिलोमन होता है। चलिए ये सारे ऑप्शन इधर उधर दे के रखे, मैं आपको सीधा इसका आंसर बता देता हूं कि NH3 और PH3 में ये फर्क होता है डियर कि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अगर हम लोग देखें अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से ये हाइड्रोजन बंध मिलेगा, और यहाँ हाइड्रोजन बंध देखने को नहीं मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ अगर देखें NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्रोजन बॉन्ड प्रबल होने की वजह से यहाँ ये स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और इनको तोड़ना काफी मुश्किल होता है। तो इन्हें हम लोगों को ज्यादा टेम्परेचर देने की आवश्यकता होगी, इनका जो क्वथनांक होगा वो बढ़ जाएगा। तो NH3 का क्वथनांक क्यों ज्यादा है, तो आपको बताना है ये ज्यादा होगा NH3 में हाइड्रोजन बंध बनता है इसके कारण, NH3 में हाइड्रोजन बंध बनता है इसके कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन, कैल्शियम के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है कि कैल्शियम के संयोजी कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है। तो बहुत ही इजी और बेसिक क्वेश्चन है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20
और अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो 2882 यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। 2882 यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। तो संयोजी कोष में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है तो यहाँ क्या बन जाता है, Ca+2 बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम के संयोजी कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 प्रेजेंट होती है। यह जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई। और इसका वैलेंसी या जो इसका संयोजकता होता है वो भी कितना होता है, अगर पूछा जाता है कि कैल्शियम का वैलेंसी कितना होगा, संयोजकता कितना होगा, तो आपको इसका आंसर देना है। तो क्लियर है सभी को? तो यहां सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 12th क्वेश्चन। आप लोगों के सामने दिया गया कि 4 एलिमेंट दिए गए हैं PQRS के परमाणु क्रमांक क्रमशः 6, 8, 10 और 12 है। 2 तत्व जो प्रतिक्रिया करके आयनिक यौगिक बना लेंगे। देखिए काफी शानदार क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है और इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। 4 एलिमेंट दिए गए PQRS, तो यहाँ पर PQRS हम लोगों को देखने को मिल रहा है और इनके जो एटॉमिक नंबर है यानी परमाणु क्रमांक है वो क्रमशः 6, 8, 10 और 12 यहाँ पर दिए गए। 2 तत्व जो प्रतिक्रिया करके आयनिक कंपाउंड बना रहा है, आयनिक कंपाउंड। और डियर आयनिक कंपाउंड का मतलब होगा कि इनमें से 2 ऐसे एलिमेंट है जिनमें एक मेटल होगी और एक नॉन मेटल होगी। एक धातु होगी जो इलेक्ट्रॉन को दान करेगी और एक नॉन मेटल होगी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। आप लोगों को यहाँ पर बताना, पहला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं P और S। P और S को अगर हम लोग बॉन्डिंग करवाए तो जिसका परमाणु क्रमांक 6 होगा, तो अगर मैं एग्जाम में देखूं कि 6 परमाणु क्रमांक जिसका होता है तो वह इस प्रकार का अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रखेगा। 2 और 4 इसे अपना इलेक्ट्रॉन या फिर इसे हम लोग कहेंगे कि अष्टक पूरा करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन का ये साझा करेगा। और जब साझेदारी की बात आ जाती है तो यहाँ हमारा आंसर पूर्णतः गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 4 दान नहीं कर सकता, 4 ग्रहण भी कर सकता, तो ये साझा करेगा 4 इलेक्ट्रॉन का। और अगर हम लोग इसको एस को भी देखते हैं तो एस में यहाँ पर हो जाता 2, 8, क्योंकि 12 इसका एटॉमिक नंबर है तो 2, 8, 2। तो यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों मैच नहीं होंगे। तो हमारा यह रॉन्ग आंसर हो जाएगा, आप लोगों को समझना है। तो यहाँ पूरी तरीके से रॉन्ग आंसर होगा हमारा। चलिए दूसरा हम देख लेते हैं, क्यू और आर। क्यू और आर को हम लोग समझ लेते हैं, क्यू और आर, क्यू एंड आर। क्यू का एटॉमिक नंबर है 8, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 2 और 6 हो जाएगा, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। और अगर हम लोग आर को देखें हम लोग तो आर यहाँ पर दिया गया 10, यानी कि ये हो जाएगा 2 और 8। तो डियर स्टूडेंट आप लोग मुझे बताइए कि इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसका अष्टक तो ऑलरेडी पूर्ण है ना, ये इसे इलेक्ट्रॉन दान क्यों करेगा, क्योंकि इसका अष्टक तो ऑलरेडी पूर्ण है जिसका परमाणु क्रमांक 10 है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसे 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती, अगर ये इलेक्ट्रॉन देने वाला होता तो हमारा यह आंसर बिल्कुल सही हो जाता। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, पूर्णतः गलत हो जाएगा। तो हम लोग इसको भी यहाँ पर हटा देते हैं, यह हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग मैच कर लेते हैं, P और S। P और R को हम लोग देख लेते हैं, P और R, P एंड R। तो 6 होगा तो 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है और ये तो साझा करेगा और यहाँ पर आयनिक बंध की बात की गई है। अगर R को देखिए 10 है और ये आ जाएगा 2 एंड 8। तो डियर स्टूडेंट R तो कहीं से कहीं तक नहीं बना सकता, क्योंकि R एक खुद अक्रिगेस है, क्योंकि इसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं बनाएगा। तो हम लोग इसे भी यहां से रॉन्ग करेंगे। तो हमारा एक लास्ट ऑप्शन बचता है और इसे हम लोग करेंगे मैच कि ये सही हो रहा है या नहीं। चलिए लास्ट ऑप्शन को फटाफट मैच कर लेते हैं, Q एंड S। Q एंड S को देख लेते हैं, 8 है और 8 वाला 2 एंड 6 करेगा। ओके डन। ये अगर हम लोग देखेंगे Q की बात की गई। अब यहाँ S को हम लोग देखते हैं 12, तो ये हो जाएगा 2, 8, 2, यानी ये जो एटम है 8 वाला, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे 8 इलेक्ट्रॉन रखना है। तो अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन वैसे ही प्रेजेंट है, दान तो करेगा नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और इसे क्या 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई है, तो देखिए ये इसके अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और अगर इस 2 इलेक्ट्रॉन को ये दान कर दे तो इसका अष्टक पूर्ण हो सकता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करके ही आ जाएंगे Q के पास में। एस दान करेगा, यानी एस यहाँ पर मेटल है और यहाँ पर जो Q है वो नॉन मेटल है। तो आपको यह क्वेश्चन काफी शानदार तरीके से समझा दिया है मैंने, समझ में आपको आया होगा। अगर आप चैनल को लाइक करना भूल गए हैं तो फटाफट लाइक बटन को प्रेस कीजिए। हम लोग आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्यू एंड एस यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। आयनिक यौगिकों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आप लोगों को बताना है।
पहला ऑप्शन दिया गया, देखो आयनिक कंपाउंड के बारे में कुछ बेसिक नेचर आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि आयनिक यौगिक पानी में घुलने पर बिजली का संचालन करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि जब तक ये पानी के अंदर नहीं घुलेंगे बिजली का संचालन नहीं करते, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और यहाँ सत्य कथन बताना था, आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील नहीं होते, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। आयनिक कंपाउंड पानी में इजीली घुल जाते हैं। अगर आप नमक को देखोगे तो Na और Cl आयन बना लेगा। और यहाँ पर दिया आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। अगर हम लोग नमक को देख लें, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में ही पाया जाता है, तो लिक्विड में घुलने पर ही आयनों का निर्माण करते हैं। तो दो स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही हो जा रहे हैं और इनका नाम है ए और सी, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, केवल ए और सी हमारा सही स्टेटमेंट होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको निश्चित मिलेंगे। आप लोग आज अच्छे से इन्हें समझ लीजिए। चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सा गुण आयनिक यौगिक का नहीं है? देखिए इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आयनिक कंपाउंड का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपको बताना है। क्या पानी में घुलनशीलता? तो पानी में घुलनशीलता आयनिक यौगिकों की होती है, तो यह तो गुण होगा। फिर हम लोग पढ़ रहे हैं उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक। देखिए आयनिक कंपाउंड एक प्रबल बंध होता है, अगर देखें तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट वो भी हाई होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगा। वही बोला गया कि ठोस अवस्था में विद्युत चालक, ठोस अवस्था में विद्युत के ये सुचालक नहीं होते हैं। जब ये लिक्विड होंगे, लिक्विड में घुलेंगे तो आयन बनाएंगे और आयनों के द्वारा विद्युत धारा का संवहन होता है। तो यहाँ हमारा जो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा सी। और आपको डी भी पढ़ लेना है। तो पिघली हुई अवस्था में ये विद्युत के चालन करते, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि तीनों स्टेटमेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पानी में घुलनशीलता और उच्च गलनांक और क्वथनांक, और पिघली हुई अवस्था में ये विद्युत का चालन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 15 की, इनमें से कौन विद्युत संयोजी यौगिक है? आपको बताना है इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट यहाँ पर बोला गया कि विद्युत संयोजी यौगिक कौन होगा? कॉपर सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड और उपयुक्त सभी। देखिए विद्युत संयोजी का मतलब होगा आयनिक यौगिक, और वही जिनमें आयनिक यौगिक, तो आयनिक कंपाउंड होंगे जिनमें एक मेटल और एक नॉन मेटल होगी। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर और सल्फेट आयन बनेगा, कैल्शियम यहाँ प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस ये माइनस, मैग्नीशियम प्लस बनेगा और यहाँ माइनस बनेगा। तो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी दे के रखा गया उपयुक्त सभी, इसका सही जवाब हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कैल्शियम आयन Ca+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होने वाला है? काफी शानदार क्वेश्चन है और इससे काफी बच्चे रॉन्ग भी करेंगे, क्योंकि उन्हें ये पता है कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 20 होगा और हम लोग इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। चलिए इसको आप काउंट कर लीजिए, 4 6 10 और 2 12, 3p6 हो जाएगा और 4s2 यहाँ पर हो जाएगा। क्या ये सही स्टेटमेंट है, सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? तो 2 2 यहाँ 4 6 10 2 12 और 6 18 और 2 20 यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हम लोग अगर सेल के अंदर बिठा दे तो यहाँ पर 2 और यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा अगेन 8 और लास्ट सेल में, फोर्थ सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 8 2। पर डियर स्टूडेंट ध्यान देना है कि 2882 कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कैल्शियम आयन का नहीं। अगर ये कैल्शियम और कैल्शियम आयन में बहुत ज्यादा फर्क है, ये कैल्शियम अभी इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं किया है, पर ये कैल्शियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर चुका है। और ये कौन से 2 इलेक्ट्रॉन हैं? ये जो अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन थे ये दान हो चुके हैं। तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस आयन का बचा हुआ है वो बचा हुआ है 288। ये आपको कैल्शियम के फॉर्म में ऑर्गन दिखाई दे रहा है, ये 18 पर आ चुका है। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कंफ्यूजन तो काफी बना रहता है ऐसे क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पर समझना है कि इनको कैसे हमें लगाना है। अगर किसी भी प्रकार का कोई आयन होगा तो आपको बताना है। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होगा, और अगर हम लोग सोडियम आयन की बात करें तो ये 2 और 8 होगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताना है कि आपको आज का सेशन कैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जब धातु परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी की एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं, आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। तुलनात्मक रूप से होती है तो आयनिक बंध आसानी से बनते हैं। देखिए कोई भी तत्व है, आयनिक बंध बनाने के लिए मुझे फिर से क्या करना चाहिए?
तो आयनिक बंध बनाने के लिए मुझे चाहिए कि एक धातु होना चाहिए और एक अधातु होना चाहिए। ध्यान से सुनना इस बात को। आयनीकरण ऊर्जा का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की ऊर्जा। त्याग करने के लिए जो ऊर्जा हमें लगती है वो ऊर्जा को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर कोई धातु ऐसी है जो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट नहीं कर रही है, तो क्या ये अधातु को इलेक्ट्रॉन मिल पाएगा? आपका जवाब होगा नहीं मिल पाएगा। एक बार फिर से मेरी बात को ध्यान से सुने कि अगर इस मेटेलिक एलिमेंट ने कोई इलेक्ट्रॉन को इजीली नॉन मेटल को नहीं किया, तो क्या यहाँ आयनिक बंध बन पाएगा? नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ आयनीकरण ऊर्जा ज्यादा होगी। आयनीकरण ऊर्जा ज्यादा होने का मतलब होता है कि इस धातु तत्व से इस अधातु तत्व को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा चाहिए। इसका मतलब ये होगा, हम ये चाहते हैं कि अगर मैंने इसका आयनीकरण ऊर्जा घटा दिया, कम कर दिया, ये इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, और अगर इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो आसानी से ये धातु का भी अष्टक पूर्ण होगा, इसका भी अष्टक पूर्ण होगा और आसानी से आयनिक बंध का निर्माण होगा। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो मेटेलिक कंपाउंड होता है या मेटेलिक एलिमेंट होता है आयनिक बंध में, उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी या ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो आयनीकरण ऊर्जा जो होगी क्या होगी? कम होनी चाहिए, तभी जाकर ये आसानी से आयनिक बंध बनाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखता हूं आपके लिए। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रबलतम बंध कौन सा होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आयनिक बंध। आयनिक बंध दिए गए सभी बंधों में क्या होगा? प्रबलतम बंध माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन की, क्लोरीन के निम्नलिखित में यौगिकों में से किसमें आयनिक तथा सहसंयोजी दोनों बंध पाए जाते हैं? क्लोरीन के कुछ कंपाउंड आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि किसमें आयनिक बंध भी है और किसमें सहसंयोजी बंध भी है। अगर हम लोग NaCl को देखें तो इसके अंदर प्योर आयनिक बंध ही देखने को मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का सहसंयोजी बंध देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम लोग देखें यहाँ पर NaClOH, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें NaClOH को, यानी सोडियम पर क्लोरेट यहाँ पर दिया गया, सोडियम पर क्लोरेट, तो Na प्लस और ClOH में यहाँ पर माइनस, आयनिक बंध तो देखने को मिल रहा है। पर यदि आप केवल सेपरेट करोगे यहाँ से पर क्लोरेट आयन को, ClOH को, तो यहाँ पर Cl और OH के O4 के बीच में जो बंध मिलेगा ये सहसंयोजी बंध मिलेगा। कौन सा बंध मिलेगा डियर स्टूडेंट? तो आप यहाँ पर बताओगे, यहाँ सहसंयोजी बंध देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सहसंयोजी बंध देखने को मिलेगा दो इलेक्ट्रॉन के साथ साझे के साथ में। तो डियर यहाँ जो परक्लोराइड आयन देखने को मिल रहा है, इस परक्लोराइड आयन में आपको सहसंयोजी बंध भी देखने को मिलेगा और यहाँ आयनिक बंध भी देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर हम लोग PCl3 की बात करें तो इन सभी में केवल और केवल सहसंयोजी बंध देखने को मिल रहा है, आयनिक बंध देखने को नहीं मिल रहा। तो कैसा लगा आज का सेशन? आप सभी को कमेंट बॉक्स में जाकर छोटी सी बात लिखना है कि आज का सेशन कैसा लगा। आप लोगों का एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आपके कमेंट को पढ़कर हम लोगों को एक एनर्जी मिलती है, एक एनर्जी मिलती है अगले सेशन के लिए काम करने के लिए। तो आप कमेंट जरूर करें कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि इतना समय आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है, इस सेशन को देखा है पूरा, और आपने नोट्स भी बनाए हैं, तो थोड़ा सा समय और निकालिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अच्छी बातें लिखिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आज का होमवर्क क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए दिया गया है, पूछा गया है कि किसी धातु एम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s1 है, तो इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका आपको दिया गया है MO, M2O, M2O3 और MO2O, यहाँ पर दिया है MO22। तो इसका जवाब आप लोगों को मुझे देना है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 है तो ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको बताना है। अब मैं कल की जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं डियर, कि आप लोगों को यहाँ पर समझना है कि मैं एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। जो कल का सेशन हमारा रहेगा, उस नेक्स्ट सेशन में आप लोगों की इंफॉर्मेशन में दे रहा हूँ कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ मैं पढ़ाने वाला हूँ। इसका नाम है ऑक्सीकरण व अपचयन। ऑक्सीकरण व अपचयन, जिसे हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के नाम से जानते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको इस चैप्टर की तैयारी बहुत शानदार तरीके से करना है। ये काफी एडवांस लेवल के टॉपिक है जो केमिस्ट्री में हर बार पूछे जाते हैं, पर इस बार हमें इन टॉपिक्स में बहुत अच्छा लेवल बनाना है। तो अभी तक जो 60 क्वेश्चन है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा आयनिक बंध से।
बाकी इसके जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं आप लोगों को ऑन टाइम इनका रिवीजन करते रहना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में इतना ही पढ़ेंगे। कल जो क्लासेस आने वाली है वो आने वाली है ऑक्सीकरण और अपचयन को लेकर। तो आज के सेशन को हम लोग आप लोग सबसे पहले फटाफटी से शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ में, और हम मिलेंगे कल से एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ में, जिसका नाम होने वाला है ऑक्सीकरण और अपचयन। तो डियर, आज के सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।